अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि अनुदैर्ध्य तरंगें चलती कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यम में चलती हैं। कैसे चलती हैं? सभी माध्यम में चल सकती हैं। सभी माध्यम में चल सकती हैं। अब माध्यम का किस प्रकार से होना जरूरी है? ठीक है, माध्यम में दो चीजें होना जरूरी है। पहली, प्रत्यास्थता। क्या होनी चाहिए? प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम क्या कहते हैं? ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज इसमें जड़त्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जड़त्व। और जड़त्व हम जानते हैं कि द्रव्यमान की माप होती है, और द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसमें अणु ज्यादा होंगे। तो अणु ज्यादा होंगे तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जड़त्व के गुण में हमें क्या समझना होगा? यहाँ पर डेंसिटी, जिसको हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, और घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? रो से प्रदर्शित करेंगे। यानी अनुदैर्ध्य तरंगों को चलने के लिए दो प्रकार के मीडियम की आवश्यकता होगी। माध्यम कैसा होना चाहिए? प्रत्यास्थ होना चाहिए। यहाँ पर हम प्रत्यास्थता गुणांक ई को रिप्रेजेंट करेंगे, और जड़त्व का गुण होना चाहिए जिसमें हम घनत्व को लेंगे। ठीक है, जो रो पर डिपेंड करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल है वह किन किन बातों पर निर्भर कर रही है? ई पर, और फिर किस पर? रो पर। ऐसे बना लेना है, और इसको हम क्या करेंगे? विमीय विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विमीय विधि से सॉल्व करने के लिए इनकी भी हम घातें कुछ मान लेंगे। घातें हम यहाँ मान लेते हैं a, और इसकी घात मान लेते हैं b। अब ये बातें चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माना अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल e की घात a तथा रो की घात b पर निर्भर करती है। b पर निर्भर करती है। तो ये दो बातें आपको लिख लेनी चाहिए, आप ये आसानी से कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि विमीय विधि से सूत्र का निरूपण हम तभी कर सकते हैं जब वो मल्टीपल में हो। ठीक है, विमीय विधि का ये गुण है कि वह गुणात्मक रूप में रहेगा तभी सूत्र का निरूपण हो सकता है। अगर वो प्लस माइनस में रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। अब विमीय विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, तो दोनों पक्षों की विमा कैसे लिखेंगे? विमा लिखने के लिए v एक चाल है, तो v की विमा पहले लिख लीजिए। v की विमा, v मतलब चाल। चाल की विमा हम जानते हैं l t माइनस क्या होता है? 1, इतना हमें पता है। और इसी तरह से e क्या है? e की भी विमा लिख लेंगे। e एक प्रत्यास्थता है, और इसकी विमा अगर आपको नहीं याद है तो हमें पता होना चाहिए, इसके सूत्र से हम निकाल लेंगे। यह प्रत्यास्थता गुणांक यानी e बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का हम जानते हैं कि ml t माइनस क्या होता है? 2 होता है ना। और यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या होता है? l स्क्वायर होता है। तो ये हम कर लेंगे, एक l से एक l कट जाएगा, एक l बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ml माइनस 1 और t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रो की विमा भी हम लिख लेंगे। रो क्या है? एक घनत्व है। हम जानते हैं कि रो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे होता है आयतन। तो द्रव्यमान की विमा तो m हो जाएगी, और आयतन की विमा क्या होती है? l क्यूब होता है। ठीक है, अगर उसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? l माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब विमाएं क्या करेंगे? इस इक्वेशन में रखेंगे, और इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे? इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले एक बार यही लिख लेते हैं, हम लिखेंगे v प्रोपोर्शनल e पर हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पर देखिए, इसकी भी विमा इधर लिख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा l t माइनस 1, और अगर जो विमा नहीं है हम m की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुलना करने में, इसलिए यहाँ पर है नहीं हम, तो 0
उसके बाद प्रोपोर्शनल का निशान लगाएं, इसकी विमा लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे ml -1 और ये हो जाएगा t-2, ठीक है। और पावर रहेगा 1 और मल्टीप्लाई रो यानी घनत्व का मतलब कितना है आप देख रहे हैं यहाँ पे ml-3 और पावर क्या हो जाएगा 3। देखिए इधर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करते समय समान राशियों की घातें जोड़ ली जाती है। तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर भी घात है, तो आप इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इस साइड में m0 l की पावर 1 t-1 हो जाएगा, ठीक है। और अनुक्रमानुपाती यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m की पावर a प्लस b कैसे हो जाएगा, a है और यहाँ b हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर a-1 होगा l पर, है ना, और यहाँ पर -3 भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर l की पावर क्या कह सकते हैं, -a और -3b, ठीक है। फिर यहाँ पे t पर, t तो इसमें है ही नहीं तो केवल इसमें है, तो t के पावर क्या हो जाएगा आपका -2a, तो यहाँ पर हो जाएगा -2a, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, घातों की तुलना करने, यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करें तो m की पावर इधर क्या है a प्लस b बराबर इधर कितना है 0 मान लेंगे। ऐसे l की पावर कितना है -a -3b बराबर हो जाएगा 1 और ऐसे इधर क्या हो जाएगा -2a बराबर इधर कितना है -1 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1/2। और अभी हमें इसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो b का मान हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर यहाँ आसान है निकालना, इसलिए इसमें रख देंगे तो 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा b बराबर 0, तो b बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा क्या -1/2, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और a b का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे और यहाँ लिख भी लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या हम ये कह रहे हैं एक में a तथा b का मान रखने पर, ठीक है। तो रखने तो क्या हो जाएगा, देखिए b प्रोपोर्शनल, यहाँ किसके पावर क्या हो जाएगा, e के पावर 1/2 और b की पावर b कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -1/2 हो जाएगा और ये चीज नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि e अपॉन, यहाँ पे b नहीं है इसे रो कहेंगे, यहाँ पर रहेगा रो, इसकी इन दोनों की पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा नीचे होकर। अब इस पर हम चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल यहाँ पर आ जाएगा रूट e और अपॉन में क्या आ जाएगा रो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का निशान हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर, यहाँ कांस्टेंट हम k ले रहे हैं और अंडर रूट e अपॉन क्या आ जाएगा रो आ जाएगा और k का मान 1 होता है, ठीक है। प्रयोगों द्वारा पता चला हुआ है कि k का मान कितना होगा 1 होगा, तो v बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट e अपॉन में क्या आ जाएगा रो, और यहाँ पर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि k बराबर क्या है 1 है, तो ये बातें भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये चाल का बेसिक फॉर्मूला आएगा, लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं वो अलग-अलग माध्यमों में अलग-अलग चाल से चलती हैं। तो पहले हम ठोसों में, द्रवों में और गैसों में इनका मान अलग-अलग से निकालेंगे, आप इनको चाहें तो भी नोट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि अलग-अलग माध्यमों में कैसे अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। अभी आपने देखा, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ठोसों के लिए, किसके लिए, ठोसों के लिए। तो ठोसों के लिए यहाँ पर E बराबर जो होता है वो हमारा होता है y, जो कि क्या है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है। तो अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है v बराबर अंडर रूट जो e अपॉन क्या था रो था, तो e की जगह पे क्या हो जाएगा y और अपॉन क्या हो जाएगा रो आ जाएगा। तो ठोसों के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वहीं पर दूसरी बात हम कर लें द्रवों के लिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे द्रवों के लिए, द्रवों के लिए E बराबर हमारा होता है B, E बराबर क्या होता है B।
तो जिसको हम कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, हम शॉर्ट में इसे लिख लेंगे, ठीक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तो 4 अंडर रूट बी बाई क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक तो आसान है, पर गैसों में जो अंतरण तरंगें होती हैं उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गैसों के लिए, गैसों के लिए, गैसों के लिए यहाँ भी न्यूटन अंकल एंट्री मार दिए हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया कि हम जानते हैं कि जो अंतरण तरंगें हैं तो संपीड़न और विरलन के अनुसार चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार इन्होंने बताया कि जो ये गैसें संपीड़न, पहले यहाँ पर हम डाल देंगे संपीड़न, ठीक है। फिर इसके बाद विरलन होता है, फिर हम जानते हैं संपीड़न आता है, फिर आता है क्या, विरलन आता है। इस तरह से गैसों में क्या होता है, अंतरण तरंगें ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखिए क्या बताया कि जब गैसें संपीड़ित होती हैं, क्या होती हैं, संपीड़न, ये हमारा संपीड़न है और यहाँ पर ये भी विरलन है, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा क्या, विरलन, ये भी विरलन है, ये संपीड़न, फिर विरलन आया है। तो संपीड़न की अवस्था में इन्होंने बताया कि जब गैसें संपीड़ित होती हैं तो क्या करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, वो जो कि बाह्य वातावरण में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, संपीड़न में ऊष्मा, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है बाह्य वातावरण में, ठीक है, बाह्य वातावरण में, ठीक है, बाह्य वातावरण में। और वहीं पर जब विरलन होता है, जब फैलाव होता है, तो ऊष्मा को ये क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। तो विरलन की अवस्था में ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, क्या होती है, अवशोषित होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जितनी ऊष्मा बाहर वातावरण में जा रही है फिर उतनी ही ऊष्मा वापस आ जा रही है, ठीक है, ये जल्दी होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो प्रक्रम आता है वो समतापीय हो जाता है, क्या हो जाता है, समतापीय प्रक्रम हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे समतापीय प्रक्रम हो जाता है, समतापीय प्रक्रम। तो उन्होंने बताया कि ये प्रक्रम कैसा हो जाता है, समतापीय प्रक्रम, यानी ताप समान होता है, ताप समान होता है तो जो E का मान है वो दाब के बराबर हो जाता है P के। ताप समान है तो जो E है वो किसके बराबर हो जाता है, P के, दाब P के बराबर हो जाता है। तब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आएगा V बराबर T की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो P अपॉन क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। P और रो थोड़ा जैसा ही है तो इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस करके रखिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाल जो प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया वो कितना निकल कर आता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाल, यहाँ पर लिखे प्रयोगों द्वारा, ठीक है, प्रयोगों द्वारा चाल निकल कर आया 280 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कितना निकल कर आया, 280 मीटर प्रति सेकंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब देखा गया तो समतापीय प्रक्रम में जैसे समान ताप रखा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय दाब और घनत्व को देखा गया तो उसमें तरंगों की चाल कितनी आई, तरंगों की 280 आई, जो कि क्या है, एक गलत वैल्यू है। क्या है, गलत वैल्यू है, जो कि क्या है, गलत है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, संशोधन किया, जिनका नाम है लाप्लास, ठीक है। तो अंतरण तरंगों की चाल में लाप्लास का हम क्या करेंगे, यहाँ पे संशोधन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लाप्लास संशोधन, ठीक है, लाप्लास संशोधन। अब लाप्लास ने क्या संशोधन किया, इस बात को आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। जो मैं बता रहा हूँ आप चाहे तो स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो लाप्लास ने क्या संशोधन किया, उन्होंने बताया कि जो संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया है
ये बहुत तीव्र गति से होती है। क्या होती है? बहुत तीव्र गति से होती है, जिसमें ना तो ऊष्मा को बाहर निकलने और ना बाहर से अंदर आने का समय मिलता है। यानी ना तो ऊष्मा वातावरण में जाती है, ना वातावरण से अंदर आती है। ठीक है, ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो जब रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तो ना तो ऊष्मा बाहर जाती है ना ही अंदर आती है, आप जानते हैं। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम ये होता है, इसलिए ना तो ऊष्मा बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। तो ऐसे में जो E की वैल्यू होती है वो होता है गामा और P के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गामा P के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? तो चाल V बराबर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट गामा P और बटे यहाँ पर क्या होगा? तो ये फॉर्मूला सही मायने में निकल कर आता है। प्रयोगों द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरंग चाल का मान कितना निकल कर आया? 332 मीटर प्रति सेकंड ये निकल कर आया। ठीक है, जो कि क्या है? ये सही वैल्यू है। ठीक है, ये एग्जैक्ट मान होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों की जो गैसों में चाल होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी वायु में जो होता है इतना चाल होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल से चलता है। तो ध्वनि की चाल जो होती है, अगर हम कहें कि वायु में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं।